जो पीछे हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसमें हमको पढ़ना है, इसमें मेन रूप से पढ़ना है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है, चिन्ह परिपाटी क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है और आवर्धन क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि उत्तल दर्पण कहते किसे हैं। तो ये हम लोग का जो दर्पण है, यही वाला दर्पण क्या है, डिफिनेशन है। ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल हुआ। अच्छा, अगर इसी को रिवर्स कर कैसे बना दे तब ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। चलो गौर से सुनना जाए। ये इसका कौन अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है। ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव यानी कि पोल कहलाता है। ये इसका मान लेते हैं क्या हो गया, सी, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। पी से सी की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये इसका क्या हुआ, फोकस, और इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यही ना हम लोग पढ़े हैं। अब एक बात बताते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले एक एक करके टॉपिक को डील करते हैं कि उत्तल दर्पण का आखिर उपयोग क्या है। सबसे पहले देखेंगे उत्तल दर्पण बनता है, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो एक बात बताते हैं, जैसे हम एक बात बोले हैं कि कभी भी दर्पण में प्रतिबिंब बनानी है तो दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाता है, दर्पण के सामने। तो एक चीज़ देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक क्लियर करते हैं, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। यहाँ देखते हैं, जैसे ये हम लोग का पहला टॉपिक है, इसको लिख देते हैं 1 2 3 4 कितना 5। यहाँ पढ़ा रहे कौन टॉपिक हम लोग, पहला। जैसे ये हम लोग का बना लेते हैं ऐसे, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ये इधर क्या कर दिए, कलाई कर दिए, पेंट कर दिए जिंक चांदी का परत चढ़ा कर, ये हम लोग का हो गया उत्तल दर्पण। ऐसे एक रेखा खींच देते हैं, ये इसका कौन अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ये इसका कौन अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष हो गया। एक बात बताते हैं काशी, इसमें वस्तु को हम लोग कहाँ रख सकते हैं। तो दर्पण के मतलब कि दर्पण के सामने यही ना हुआ, तो इधर एक वस्तु को रखते हैं, देखते हैं इसका प्रतिबिंब बनता कहाँ पे है। ये मान लेते वस्तु कितना हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये वस्तु की क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। अब एक से देखते हैं कि जब हम लोग बताए हैं कि कभी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितने किरण की आवश्यकता होती है, 2। तो यहाँ से 2 किरण लेकर जाते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब भी प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समानांतर ले जाते हैं तो कहाँ से मुड़ कर जाती है, फोकस से। तो चलो ये मान लेते हैं, इसका ये वस्तु हो गई, यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे लेके गए लेंस दर्पण पर, तो ऐसे जाएगी। तो हम मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। तो अभिलंब हम लोग हमेशा कहाँ से डालते हैं, सी से। इसका ये अभिलंब हुआ ना, तो जितने डिग्री के एंगल पर गई है उतना ही एंगल पर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो ये कैसे जाएगी, ऐसे हो करके ये मुड़कर चली जाएगी। ये आई है तो ये कितना होगा, आर। और लगेगा कहाँ जाके मिल रही है, इस पॉइंट पर। ये हुआ ना। अब देखते हैं बढ़िया से, ये यहाँ जाके मिलेगी। एक किरण और ले लेते हैं जो कहाँ से होकर पास करे। अब देखो हम लोग ये पढ़े हैं कि मतलब कि प्रधान अक्ष के समानांतर किरण एक लेकर गए, टकरा के इधर की ओर चली गई। प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितने किरण, 2 किरण। तो एक किरण और हम लोग किधर की ओर ले, तो हम एक तो समानांतर ले लिए, हम लोग पढ़े थे एगो। चलो एक किरण ले लेते हैं, किसके डायरेक्शन में, इसी के डायरेक्शन में। तो सी के डायरेक्शन में अगर प्रकाश की किरण का किसी को गुजारेंगे तो यहाँ से ले गए ऐसे। अब यहाँ से तो टूटी हुई रेखा दिखाना पड़ेगा। ये होगा हम लोग का क्या चीज, सी हो गया। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़े हैं लोग कि जब प्रकाश की किरण सी के डायरेक्शन में जाती है, वक्रता केंद्र के दिशा में, तो टकरा के फिर उसी वक्त पर वापस लौट आती है। तो ये इसी पर जा रही थी, टकरा के फिर इसी पर क्या होगी, वापस लौट आएगी। ये लगेगा कि ऐसे करके गई इधर, यही ना होगा। इधर नहीं खींचना चाहिए लेकिन चलो खींच दिया, ये लगेगा कि इधर की ओर जा रही है। अब एक चीज देखो, ई टकरा के इधर से गई थी तो इधर मुड़ गई, हाई वाला ये आके फिर इसी पर। इस दोनों को अगर आगे की ओर लेकर जाएंगे तो क्या कहीं मिलेगा, ये दोनों रेखाएं कहीं जाकर मिलेगी नहीं। तो आगे कहीं प्रतिबिंब तो नहीं बनने वाला। तो इस दोनों रेखाएं को पीछे करेंगे तो ये पीछे आई यहाँ पर, हाई वाला पीछे आ गया यहाँ पर। दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मीट किया, ये वाला पॉइंट हुआ ना। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना। ये था ए, तो हाई क्या चीज हो जाएगा, ए डैश। ये था बी, तो हाई क्या हो गया, बी डैश। यही ना हुआ। अच्छा ये इसका कच्ची है, फोकस है, क्योंकि समानांतर प्रकाश की किरण जब जाती है तो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करती है, फोकस है। तो कहाँ से चली गई, फोकस है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस और हाई का चाहिए ध्रुव है ना, तो फोकस और ध्रुव के बीच।
फोकस से ध्रुव के कहाँ बनता है, बीच बनता है। यानी कि जब वस्तु को कहाँ रखे हैं, अनंत और दर्पण के बीच, यानी कि इधर सभी को चिका लाता है अनंत, आई दर्पण इधर हो गया तो दर्पण के बीच हो गया। तो वस्तु को रखे तो कहाँ पे इमेज बना है, P और F के बीच। यानी कि सबसे पहले एक बताना लो, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, P और F के क्या चीज बीच, P और F के बीच। दूसरा का चीज प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, प्रतिबिंब की प्रकृति में एक नंबर, प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। हम लोग पढ़े हैं कि दर्पण के अगर उस साइड बनेगा तो कौन प्रतिबिंब, आभासी। अच्छा, ये टूटी हुई रेखा से भी दिखाया गया है, ये भी संकेत है क्या चीज का, आभासी का। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। दूसरी बात क्या चीज, उल्टा बना है कि सीधा बना है, क्योंकि प्रधान अक्ष किधर की ओर है, ऊपर, वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर ही है, तो प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है। अच्छा बताना लो, वस्तु से छोटा है कि बड़ा, वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब क्या होता है, छोटा, तो बहुत ही छोटा, मतलब कि प्रतिबिंब कैसा है, छोटा प्रतिबिंब है। ये सब बातें समझ आई। 4 बातें बताने आ गया कि उसका पहले उसका लोकेशन कहाँ है, दूसरी बात क्या चाहिए, प्रतिबिंब के आकार में कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है कि आभासी। तो क्या देखे कौन सा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। उल्टा बना है कि सीधा बना हुआ है, छोटा है कि बड़ा, छोटा बना हुआ है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना हो गया। अच्छा एक चीज रखना लो, हम वस्तु को उत्तल दर्पण में कहाँ कहाँ रख सकते हैं, तो एक अनंत पर भी रखा जा सकता है। तो अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, तो भी तो छोटा भी ना बनेगा। एक और चीज, अब वस्तु को एक और कहाँ रख सकते हैं, तो P और अनंत के बीच। तो अवतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कौन सा बनता है, आभासी। हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद से वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा, छोटा बनता है। उल्टा बनता है कि सीधा बनता है। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा कैसा बनता है, आभासी, सीधा, और वस्तु की अपेक्षा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। यानी कि पहला पॉइंट हम लोग का क्लियर हुआ कि ना, कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। दूसरी बात हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का क्या चीज, उपयोग। तो एक बात ऐसे बताया है, देखना लो, वो हर जगह तरीका सुनो, तरीका का चीज कहलाता है। उत्तल दर्पण का हम कैसे बता सकते हैं कहाँ कहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग हुआ है, यानी कि वे सभी जगह जहाँ पर प्रकाश एक जगह से चारों तरफ फैलाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, वो सभी दर्पण कौन सा होगा, उत्तल दर्पण। हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में पढ़े थे, कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें प्रकाश की किरण को सीधा गुजरना होता था। ये का चीज करता है, प्रकाश की किरण को फैलाता है। तो इसमें देखते हैं कैसे प्रतिबिंब, यानी कि हम लोग इसमें मेन रूप से पढ़ना है दूसरका में उत्तल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या चीज के रूप में, साइड मिरर। अच्छा कारण भी बताते हैं। अभी हम लोग कल पढ़े थे लोग क्या चीज, अवतल दर्पण का उपयोग में, कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं। तो एक तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उसमें वस्तु कहाँ पे स्थित होता है, दर्पण और फोकस के बीच, यानी कि ध्रुव और पोल फोकस के बीच स्थित होता है। सोलर कुकर में ही प्रयोग किया जाता है। उसमें दर्पण को इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि प्रकाश की किरण उस पर कैसे पड़े, समानांतर आके पड़े। उसका उपयोग चिकित्सक में भी किया जाता है, दांतों कानून के इलाज करने के लिए। ये सभी उसका उपयोग था, और था, खैर वहाँ पर हम नहीं जाएंगे, अभी यहाँ पर आते हैं। गाड़ी के साइड मिरर देखना, गाड़ी के दो, एक हेडलाइट अलग हो गया। हेडलाइट में पूछेगा तो कौन दर्पण, अवतल दर्पण। और साइड मिरर में पूछेगा तब कौन सा दर्पण, तो उसको देखे तो बताएंगे कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब कैसे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है साइड मिरर के रूप में, उसको देखते हैं। एक चीज देखते हैं कि अगर मानते हैं कि साइड, जैसे कि उत्तल दर्पण अगर मानते हैं, देखना लो बढ़िया से, उत्तल दर्पण क्या बोला है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाया है, छोटा। कैसा बनाया है, छोटा। तो उत्तल दर्पण का नेचर होता है ना कि वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, छोटा बनाता है और बड़ा एरिया का बनाता है। देखना लो, अगर जाकर मोटरसाइकिल के जो शीशा होगा, अपना चेहरा देखना, छोटा दिखता है। क्यों, वो साइड मिरर है वो। तो इसका मतलब जो साइड मिरर के रूप में जो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना, वो इसलिए किया जाता है ताकि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाए, छोटा बनाए, ताकि हम थोड़ा सा एरिया नहीं, ज़्यादा एरिया को देख पाए और रोड पर देखे कि कौन गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी जा रही है। ऐसा नहीं कि ट्रक एक तो अपने बड़का होता है, अगर फटो कर बड़का बनाएगा तो पूरा शीशे भर जाएगा, पीछे से पता नहीं चलेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, अल्लाह का ठोकर लग जाएगा।
तो ऐसे हम लोग कहते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि अब सुनना इसका आंसर अच्छा से सुनो। उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब एक कैसे बनाता है, सीधा बनाता है और छोटा बनाता है। वस्तु का पैसा कैसे बनाता है, छोटा, और विस्तृत क्षेत्र वाला बनाता है, यानी कि ज़्यादा एरिया वाला बनाता है। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ताकि गाड़ी जो चला रहा है उसको कौनो वस्तु जो पीछे से आए ना तो सीधा दिखाई दे। ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण लगा दो उल्टा दिखाई दे, आएगा ट्रक चल के तो चारों चक्का सब उसका चक्का ऊपर और मुड़ी चलाएगा नीचे तो उल्टा दिखाई देगा। उसको लगा पलट के ला के ठोक देगा ठोक नहीं देगा, उसको लगा कि वो पलटल है और वो ला के इनको पलटा देगा। तो ये जो उत्तल दर्पण है वो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। बात समझ ना, वो सीधा बनाता है। तो इसीलिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो आएगा वह दिखेगा, ताकि उसको पता चले कि हाँ कौन सी पीछे से आ रहा है। और बाद से कौन सी ज़्यादा एरिया में बना रहा है और फट तो छोटा दिखा देगा। ढेर खानी आएगा गाड़ी, सबको छोटा छोटा दिखा, चाहे बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, ये ट्रक है, बस है, ऐसे करके दिखा देगा। तो उसको साइड लेने में क्या होगा, आसानी होगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड में के रूप में किया जाता है, क्योंकि वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा और सीधा और विस्तृत क्षेत्र वाला बनाता है, ताकि उसको साइड उड लेने में क्या हो, आसानी होती है। इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। फिर कहेगा कैसे का कारण फिगर देकर बताइए। तो चलो मतलब अच्छा, समतल दर्पण का भी कभी मतलब समतल दर्पण जो होता है ना, वो वस्तु का जितना बड़का है उतना ही बड़का का फोटो बनाता है बस। लेकिन यहाँ से केवल याद रखेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में करते हैं, साइड मिरर के रूप में। इसमें किसी को दिक्कत नहीं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। इसका फिगर चाहे तो बना सकते हैं, जैसे यहाँ देखो लो फिगर बना दे। ये हम लोगों का कौन सा दर्पण, अंदर वाला पेंट कर दिए तो कौन दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। चलो गाड़ी का मानते हैं ये हो गया शीशा है, हम लोग का मान लेते हैं। इसको ऐसे फ्रेम में सेट कर देगा, फ्रेम में इसे सेट कर देते हैं। हाई मान लेते हैं ना कर, अब भाई गाड़ी के मोटरसाइकिल में लग जाएगा, हाँ लग जाएगा। ऊपर से वो कवर पर लगा देते हैं, ये तो शीशा हो गया। हाई अब ला के मोटरसाइकिल में जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ टेढ़ कर दिए हैं। अब चलो है ना कर से इसी आएगा। तो मानते हैं यहाँ से कोई वस्तु होगी, यहाँ पर एगो मानते हैं कोनो मुन्ना बाबू खड़ा है, एगो है ना से झुनझुना बाबू खड़ा है। चलो यहाँ से देखो, अब देखना बढ़िया से है। अगर मानते हैं ये दर्पण है, यहाँ पर हम लोग वस्तु के ले जा रहे हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरण इस पर जाएगी। हेजा हम लोग खड़े हुए हैं, एजा हम लोग का आँख है, आँखों को बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये उसका हो गया आई। अब ये मतलब कि हम देख रहा है, हाई दोनों ओर से आ रहा है, सब दोनों ओर के दिखेगा कैसे, ये देख रहा है। जैसे एक चीज बताते हैं, जैसे प्रकाश किरण यहाँ पर आई, इसका अविलंब इस पर खींच दिए तो ये टकरा के किधर की ओर जाएगी, ऐसे करके आँख पर आएगा, ठीक है। जितना एंगल ही उतना ही एंगल है। यहाँ से ही प्रकाश किरण इस पर जाएगी, ये टकरा के मतलब इस पर अविलंब खींचेंगे तो इसका भी तो अविलंब थोड़ा सा अल्टर टाइप का हो जा रहा है। इसका अविलंब इस पर अविलंब कैसे खिंचाएगा, ये वाला, तो ये भी टकरा के ऐसे करके आएगा। तो देखना बढ़िया से, जो अलग अलग डायरेक्शन से प्रकाश की किरण जा रही थी सब टकरा के किस पे आ रही है, आई पर। तो इसको ज़्यादा एरिया से दिखने वाला वस्तु भी क्या हो जाएगा, आसानी से दिख जाएगा। लेकिन अगर समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण अगर ऐसे करके बना दे तो यहाँ से जो वस्तु जाएगा तो इसे जाएगा टकरा के, जितना यहाँ पर विलम्ब होगा तो एंगल इतना ही के एंगल के साथ आ जाएगा। यानी कि समतल दर्पण जो होता है ना वो कम एरिया का फिगर बनाता है, और उत्तल दर्पण जो है ना वो ज़्यादा एरिया का फिगर बना के छोटा कर देता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किस रूप में करते हैं, साइड मिरर के रूप में करते हैं। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। चलो अब अगला चीज़ देखते हैं, उत्तल दर्पण का चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ठीक है, अच्छा से देखना लो, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें का। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी जैसे ये हम लोग खींच दिए यहाँ पर, ये हो गया हम लोग का एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ये हम लोग हो गया निर्देशांक अक्ष। ये तो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे लोग, मतलब इसको पहले ही से जानते हैं, इसको कच्ची बोलते हैं निर्देशांक अक्ष, यही ना होता हम लोग का। यही निर्देशांक अक्ष यहाँ पर चिन्ह परिपाटी का काम करेगा। देखो बताते हैं कैसे। अगर हम ऐसे करके बना दे, आइए कैसे करके बना देते हैं। ये हम लोग का कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण। हाई कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। तो बताते हैं हाई वाला कच्ची हो गया हम लोग का पोल,
तो देखना जो निर्देशांक अक्ष का ओरिजिन होता है ना, वो दर्पण का क्या चीज़ का काम करता है? पोल का काम करता है। किसका काम करता है? पोल का। हम लोग पढ़े थे लोग कि निर्देशांक अक्ष में सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं? ओरिजिन से, मूल बिंदु से। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन काम कर रहा है? पोल। तो दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? पोल से। बात तो समझ आई? अब इधर देखो लो, इसका मतलब निर्देशांक अक्ष के इधर की ओर जितनी दूरी मापी जाती है वो सब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सब क्या होता है? पॉजिटिव। याद रहेगा। ध्रुव से इधर की ओर मापी गई जो दूरी होती है वो कच्ची होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। एक चीज बताते हैं, इस प्रधान अक्ष के मतलब कि ये जो पोल है प्रधान अक्ष है, इसके ऊपर की ओर मापी गई दूरी पॉजिटिव होता है और नीचे की ओर मापी गई दूरी क्या होती है? नेगेटिव होती है। ये याद रहेगा। यानी कैसे देखो लो, जैसे यहाँ पर देखते हैं ये उत्तल दर्पण था ना, प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पर जो वस्तु का ऊंचाई है कच्ची का ऊंचाई है? प्रतिबिंब का। तो यहाँ पे वस्तु का ऊंचाई भी पॉजिटिव होगा और प्रतिबिंब का ऊंचाई भी क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों प्रधान अक्ष किधर की ओर है? ऊपर की ओर। लेकिन यही अगर अवतल दर्पण में था तो वस्तु ऊपर रख रहे थे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? नीचे। तो ऊपर के दूरी को पॉजिटिव लिखते हैं और नीचे के दूरी को दूरी नहीं, वस्तु की ऊंचाई ना है वो, तो ऊपर की ऊंचाई को पॉजिटिव, नीचे की ऊंचाई को कैसे लिखते हैं? नेगेटिव में। बातें समझ आई? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इसमें दो बातें याद रखेंगे। पहला पॉइंट क्या चीज कि इसमें देखो ऐसे हम समझाए हैं, इसमें स्टेटमेंट का याद रखता है कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। इसके अपोजिट दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो इसे देखो ना, सभी प्रकाश इधर से किधर जा रहा है? इधर की ओर जा रही है ना, तो इधर की ओर मापी गई दूरी क्या होगा? धनात्मक। तो धनात्मक है कि ना? एक विपरीत यानी कि प्रकाश इधर से आ रही थी तो इसके अपोजिट मापी गई दूरी क्या होगा? ऋणात्मक। इसमें किसी को दिक्कत? अब एक चीज बताओ, यही से हई वाला कौन दर्पण था? ये हम लोग का अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण हो गया? अवतल। हई कौन दर्पण है? उत्तल। एक चीज बताना, अवतल का फोकस इधर होगा, वक्रता केंद्र भी इधर ही होगा। उत्तल का फोकस एने होगा और वक्रता केंद्र भी एने होगा। अब बताओ, उत्तल का वक्रता त्रिज्या कहे तो R और फोकस कहे तो F, ये दोनों पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि दोनों इधर की ओर है। इधर की ओर दूरी कच्ची होता है? धनात्मक। तो इसकी सभी दूरी कच्ची होगा? धनात्मक। ये भी पॉजिटिव होगा, हयो का होगा? पॉजिटिव होगा। किसी का दिक्कत? ये बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो कच्ची मारेंगे? पॉजिटिव, धनात्मक। किसी को दिक्कत? अच्छा बताना लो, अवतल की फोकस दूरी कच्ची होता है, इसका कच्ची होगा? नेगेटिव। इसकी वक्रता त्रिज्या भी कच्ची होगा? नेगेटिव। इसमें किसी को दिक्कत है? यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें किसी को दिक्कत? चलो, तो ये हम लोग का कौन था? साइन कन्वेंशन। इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन। यस, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन समझ आई है? ये हो गया साइन कन्वेंशन। अच्छा, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? चिन्ह परिपाटी। याद रखेंगे कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। प्रकाश के विपरीत से मापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। इधर की ओर दूरी कैसे मापते हैं? पॉजिटिव। ऊपर की ओर दूरी कैसे मापेंगे? पॉजिटिव। नीचे की ओर नेगेटिव। इधर की ओर नेगेटिव। अच्छा बताना लो, थोड़ा सा हम ऐसे करके बताते हैं। अगर हई हो गया दर्पण, यहाँ पे प्रतिबिंब नीचे ही बन गया ऐसे करके आके, तो हई वाला इसका मानते हैं ऊंचाई इसका 2 मीटर है, तो इसका हाइट लिखेंगे तो 2 मीटर लिखेंगे, आकि +2 मीटर लिखेंगे, आकि -2 मीटर लिखेंगे? -2 मीटर, क्योंकि नीचे किधर बना है? नीचे की ओर। बस हाई माइनस प्लस केवल कच्ची बता रहा है, कहने का बना है किधर है। ये ऐसा नहीं कि इसकी ऊंचाई -2 है ना, ये 2 मीटर है, लेकिन बस ये दिखा रहा है कि वो है किधर, नीचे है कि ऊपर है। बातें समझ आई? तो तीसरा हो गया, पहला उत्तल दर्पण प्रतिबिंब का बनना देख लिए, उत्तल दर्पण का उपयोग देख लिए, चिन्ह परिपाटी देख लिए। उसके बाद से देखते हैं कौन सी? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र देखो क्या होता है। इसको मिटा देगा? अच्छा नहीं मिटा रहे, नीचे इसमें दिख रहा है, ये नीचे वाला नीचे नहीं दिख रहा है, तो ऊपर मिटा देते हैं। इसका मिटा दे, कोनो काम तो नहीं है ना, चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखते हैं चौथा नंबर देखते हैं ऐसे करके। ये हो गया हम लोग का कच्ची पढ़ रहा कौन सा? दर्पण सूत्र। तो एक चीज बताते हैं पहले, देखो सब किसी को इमेज बनाना तो सिखाई दिए हैं। ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यही ना हो गया। एक चीज बताना लो, ये इसका कच्ची है पोल, हाई हो गया फोकस, हाई हो गया, ये हो गया वक्रता त्रिज्या। अच्छा बताओ लो, अगर हम वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
अगर ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख दिए, इसको मान लिए ओ से कची हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु। अगर वस्तु आर और एफ के बीच स्थित होगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत और वक्रता, इसको अरे सी न होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब है ना कहीं जाके बनेगा। इसका मतलब हाई ऑब्जेक्ट है, हाई कची है इमेज, यही ना है। अच्छा चलो लो इसमें आओ लो, तो हाई हम लोग का अगर इधर वस्तु को रख दिए ई ओ हो गया, तो ई मान लेते इसका सी वक्रता केंद्र हो गया, हाई इसका कची हो गया फोकस, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एने करिया, क्योंकि अभी तो पढ़े हैं, ये तो अभी तो दिख रहा है, वस्तु इधर रखा तो प्रतिबिंब हिजा बनना है इसके बीचवा में। हाई हम लोग का कची हो गया पोल, कोई दिक्कत? ऐसे बताओ, ये हम लोग का पोल था, इसके बीच की दूरी को हम लोग कौन सी बोलते हैं? फोकस दूरी। हाई वाला कौन दूरी हो जाएगा? वस्तु रखे थे ना, तो कौन दूरी? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी को क्या से डिनोट करते हैं? यू से। अच्छा हाई इसका कची है? वक्रता त्रिज्या का कची लिख दिए आर। हाई इसका कौन दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। आप प्रतिबिंब दूरी को हम लोग क्या से रिप्रेजेंट कर देते हैं? भी से, यानी कि वस्तु दूरी को यू से, आप प्रतिबिंब दूरी को भी से। किसी को दिक्कत? हाई वाला इसका फोकस था, तो इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी, हाई इसका कची था केंद्र था, तो इसका कची हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। किसी को दिक्कत? इधर भी का है, तो इधर हाई कची होगा वस्तु दूरी, एना करी है। हाई इसका कची होगा वह जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी इसका इमेज ना है, तो इसका कौन दूरी होगा? प्रतिबिंब दूरी। हाई यहाँ से यहाँ तक कची होगा फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक कची होगा वक्रता त्रिज्या। गौर से सुनना, हम दर्पण सूत्र पढ़ रहे हैं, अवतल दर्पण का फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, उत्तल दर्पण का फॉर्मूला नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे साइन कन्वेंशन का हम यूज नहीं किए हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। यहाँ पर हम दर्पण सूत्र किसके लिए निकाल रहे हैं? दोनों के लिए, चाहे वो कोई हो, दोनों पर लागू होगा। इसलिए साइन कन्वेंशन हम कब यूज करेंगे? जब क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन को ध्यान में नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिख रहा है वो दोनों के लिए लागू होगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं पी से एफ, ये कौन सी दूरी है? फोकस दूरी है। पी से एफ वो कौन दूरी हो गया? फोकस दूरी। इसको मान लेते हैं एफ। पी से ओ कौची है? पी से ओ वो कौची दूरी है? वस्तु दूरी। वस्तु दूरी उसको कची लिखे हैं? यू। अच्छा यहाँ से पी से सी कची है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को क्या से रिप्रेजेंट किया है? आर से। अच्छा पी से आई क्या चीज़ है? प्रतिबिंब दूरी। कौन दूरी हो गया? प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को क्या से रिप्रेजेंट किया है? भी से। अच्छा देखना लो, दोनों के लिए लिखा गया, पी से एफ, पी से आई, पी से सबके लिए हो गया ना। तो याद रखेंगे दर्पण से। देखो आज के क्लास में केवल फॉर्मूला, कल के क्लास में दर्पण सूत्र का इसका प्रूफ कैसे सिद्ध करने लेता है 5 नंबर में, तो दर्पण सूत्र कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे। एक और यहाँ पर पढ़ना भी आवर्धन, इसका भी फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो पढ़ेंगे। एगो पीछे भी बताए थे वक्रता त्रिज्या और फोकस में संबंध आर बराबर कितना? 2f, एफ बराबर आर बटा 2। ये 3 फार्मूला है, तीनों को सिद्ध करना है। लेकिन अभी फार्मूला याद रखेंगे, अभी केवल फार्मूला। ये दर्पण हो गया, इसका सभी बातें लिख दिए। दर्पण सूत्र कितना होता है? तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, याद रखेंगे। यही फार्मूला कौन सूत्र कहलाता है? दर्पण सूत्र कहलाता है। जहाँ पे v कौन दूरी है? प्रतिबिंब दूरी। u कौन दूरी है? वस्तु दूरी। f कौची है? वक्रता फोकस दूरी। किसी को दिक्कत इसमें? इसी को हम लोग कौन सूत्र कहते हैं? दर्पण सूत्र कहते हैं। क्या ये अवतल पर लागू होगा? ये दोनों पर लागू होगा, अवतल पे भी साथ में उत्तल पे भी। बस जब यूज करेंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे कि उत्तल दर्पण की है कि अवतल दर्पण है। अगर अवतल होगा तो वस्तु दूरी माइनस में लेंगे, अगर उत्तल होगा तो कच्ची में लेंगे? प्लस में लेंगे। बातें समझ आई? चलो एक और बताओ लो, हम लोग पढ़े थे एफ बराबर कितना फार्मूला था? r/2 था ना। तो इसका मान अब एकराम रखो, तो ये कितना हो जाएगा? 1/v का 1/v, 1/u, 1/f। एफ का मान कितना होता है? r/2। तो नीचे r/2 लिखे, तो 2 को ऊपर पहुंचा दे तो कितना हो जाएगा? 2/r। तो एक फार्मूला और याद रखेंगे, 1/f 1/u v प्लस 1/u बराबर 2/r। यानी कि दोनों फार्मूला किसका है? दर्पण सूत्र का है। इसी को हम लोग कौन सूत्र के नाम से जानते हैं? दर्पण सूत्र के नाम से जानते हैं। किसी को दिक्कत? जब दर्पण सूत्र का यूज करेंगे तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखेंगे। बिना साइन कन्वेंशन का बनाए क्वेश्चन तब मिलेगा 0 नंबर। समझ आई? देखो बहुते मजा आता है क्वेश्चन बनाने में। 2 फार्मूला कल प्रूफ करा देंगे तीनों ही, और बाद से खाली क्वेश्चन बनेगा। चलो ये समझ आ गई है। दोनों में किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत?
समझ आ गई हो तो आगे बढ़ा जाए। दर्पण सूत्र कंप्लीट हो गया हम लोग का। अभी प्रूफ नहीं कराए हैं, केवल समझाए हैं। अगला हम लोग देखते हैं कौन चीज, आवर्धन। ये कची है आवर्धन। अच्छा एक चीज बताओ तो, हई ए से बी था, कची का ऊंचाई है, हई किसका ऊंचाई है, प्रतिबिंब की। तो देखो एक काम करता है, थोड़ा सा खेलने के लिए कर रहा है। इधर लिखेगा, ऊपर लिख दे प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखे, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे लिख देते हैं कौनसी की, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। यानी कहने का मतलब हई वस्तु कहते अगर प्रतिबिंब हिजा बनना है ना, तो हेकर ऊंचाई ऊपर आ, हेकर ऊंचाई नीचवा। अगर ऐसे करके लिख देंगे तो कटाने के बाद जो आएगा ना, वही कौची कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। कौची कहलाता है, आवर्धन। तो डिफिनेशन तो बहुत आसान हो गया। कची बोल देंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, दर्पण का आवर्धन कहते हैं, जिसे छोटा एम से सूचित किया जाता है। ये छोटका एम है, कौन एम है, छोटा एम। तो छोटा एम से सूचित किया जाता है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को दिक्कत? चलो हम लोग ये पढ़ लिए कि उत्तल आवर्धन, आवर्धन समझ आ गया ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका अभी मोस्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, आवर्धन एम का ऋणात्मक मान क्या बताता है, आवर्धन एम का धनात्मक मान क्या बताता है। तो जब इसका फॉर्मूला प्रूफ कराएंगे ना, तो वहाँ पे बता देंगे। इसका एक और फॉर्मूला आता है, यानी कैसे लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं एच डैश, अब वस्तु की ऊंचाई को कितना मान लेते हैं, एच। तो एम बराबर फॉर्मूला कितना हो गया, एच डैश बटा कितना, एच, एच डैश बटा कितना, एच। अब इसका फॉर्मूला तो प्रूफ करना ही है, साथ में एक और फार्मूला आता है, उसको हम बताएंगे जब इसका फार्मूला सिद्ध कराएंगे तब। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, सब तक क्लियर हो ही गया। तो ये चैप्टर का अभी हम लोग बस 3 गो न्यूमेरिकल का मतलब फार्मूला प्रूफ करा लेंगे, बस न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।